हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। उम्मीद है सब ठीक चल रहा होगा, नोट्स वोट्स सब अच्छे से बन रहे होंगे, पढ़ाई आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने अब तक क्या देखा? देखिए, इंट्रोडक्शन खत्म हो चुका है, हम आते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम हलाइड्स, अल्काइल हलाइड्स की प्रिपरेशन देख रहे हैं, खासकर एलिफेटिक हलाइड्स की। एरोमेटिक की बाद में देखेंगे। तो एलिफेटिक हलाइड्स की प्रिपरेशन में हमने फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लिया है फ्रॉम एल्केन्स। एल्केन्स का हमने सिर्फ मोनोक्लोरिनेशन किया और डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए। फाइन। उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बताते समय HCl को इन्वॉल्व नहीं करना है। HCl के अलावा जितने प्रोडक्ट्स पॉसिबल होते हैं उनका नंबर आपको बताना होता है। फाइन। चलिए, आज हम बात करेंगे सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, जो कि होगा फ्रॉम एल्कीन्स। तो एल्केन्स हमने खत्म किया, अब हम एल्कीन्स से शुरू करेंगे। अब देखिए, एल्कीन्स अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, और क्योंकि ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है तो मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं एल्कीन और एल्काइंस में। फाइन। और जब तक डबल और ट्रिपल बॉन्ड किसी मॉलिक्यूल में होंगे, वहां प्रोबेबिलिटी होगी कि एडिशन रिएक्शंस हो। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होगा, और पाई बॉन्ड बीइंग वीकर जल्दी टूटेगा, और जैसे ही वो बॉन्ड टूटेगा वैलेंसीज फ्री होंगी एटम्स की, और वहां पे नए एटम्स आकर जुड़ सकते हैं। इसीलिए हम इनको अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं, क्योंकि इनमें अभी सैचुरेशन के चांसेस हैं। बॉन्ड हटकर, पाई बॉन्ड टूटकर दोनों की वैलेंसी फ्री हो जाए, जो पाई बॉन्ड दो एटम्स के बीच में बना हुआ था, उन दोनों एटम्स की वैलेंसी फ्री हो जाएगी, और उस फ्री वैलेंसी पे नए एटम्स आकर जुड़ सकते हैं। अब ये कंपाउंड सैचुरेट हो सकता है। फाइन। तो ये बात तो तय है कि एल्कीन्स और एल्काइंस बहुत अच्छे से एडिशन रिएक्शन शो कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास स्कोप है चीजों को अपने पास जोड़ने का। कैसे? अपने अंदर जो पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के अंदर जो पाई बॉन्ड है, उसको इजीली ब्रेक कर देते हैं और उस पर नई स्पीशीज आकर जुड़ जाती है। तो इसी सीरीज को आज हम कंटिन्यू करेंगे, और एल्कीन्स और एल्काइंस पे अलग अलग तरीके से अलग अलग कंपाउंड्स का अटैक होगा। सबसे पहले हम अटैक करेंगे ब्रोमीन का, Br2 का। यह रिएक्शन काफी फेमस भी है, क्योंकि इस रिएक्शन से आपको यह भी पता चलता है कि दिया गया कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड मतलब एल्केन है, या अनसैचुरेटेड मतलब एल्कीन और एल्काइंस है। फाइन। इसका ड्रॉबैक ये है कि अगर एल्कीन और एल्काइंस दोनों दिए हुए हैं तो आप जज नहीं कर सकते कि कौन एल्कीन है कौन एल्काइन है। हाँ, लेकिन एल्केन को आप एल्कीन्स और एल्काइन से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। वो जैसे जैसे हम रिएक्शन में आगे बढ़ेंगे आपको बात समझ में आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। देखें, आज हम जो शुरू कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। ब्रोमिनेशन, नाम पे गौर कीजिए, ब्रोमीन एशन एडिशन, ब्रोमीन का एडिशन करेंगे। फाइन। किसके ऊपर करने जा रहे हैं? आप एल्कीन पे ही करने जा रहे हैं। यहां देख सकते हैं, एक आइडिया लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, करेक्ट। इस पे आपको Br2 का अटैक करना है, राइट। अब ध्यान रखिए, जब जब डबल बॉन्ड आपको नजर आए आप समझ जाइए कि डबल बॉन्ड टूटेगा और चीजें आके जुड़ेगी। 99% केसेस में तो ऐसा होता है, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस भी हैं जहां पे प्रोडक्ट आपकी एक्सपेक्टेशन के अलग होता है। फाइन। अब वो क्यों होता है वो अभी आपको बात समझ में आ जाएगी। देखिए, यहां पे यदि हम बात करें तो सॉल्वेंट लेना बहुत जरूरी है। CCl4, CaCl3 भी चल जाता है, जनरली हमारी बुक्स में CCl4 लिखा हुआ है। फाइन। इस सॉल्वेंट की प्रेजेंस में दोनों एक दूसरे से मिक्स होकर ये कंपाउंड आपको देते हैं, CH2 CH2, करेक्ट। एक जो बॉन्ड था वो टूट गया, और उसकी वजह से दोनों कार्बन में वैलेंसी फ्री हुई। एक तरफ ये Br आकर जुड़ गया और दूसरी तरफ ये Br आकर जुड़ गया, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी तो 4 ही रख सकते हैं। इस जगह अगर आप देखें तो 4 है, 2 बॉन्ड है और 2 H है। उसमें से एक बॉन्ड अगर मैं तोड़ दूं तो एक इस कार्बन की वैलेंसी फ्री हो जाएगी और एक इसकी फ्री हो जाएगी, और दोनों पे Br आकर जुड़ जाएगा। अगर आपको ट्रिक से देखना है तो ये लीजिए, ये Br आ गया, ये बॉन्ड टूट गया, तो इनके भी बॉन्ड टूट गए, ये वाला भी बॉन्ड टूट गया, इससे Br जुड़ गया, इससे Br जुड़ गया, और ये आपका कंपाउंड बन गया। सिमिलरली ट्रिपल बॉन्ड हो तो भी हो सकता है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं, तो एक बार एक पाई हटकर 2 Br आ जाएंगे, फिर अगला पाई हटकर फिर 2 Br आ जाएंगे, वो अभी हम अंदर देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले तो ये तो आपको देख के नजर आ गया होगा कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एडिशन कैटेगरी में रखी जाने वाली रिएक्शन है, क्योंकि रिएक्टेंट 2 थे, प्रोडक्ट 1 हो गया, मतलब 2 चीजें आपस में जुड़ी तभी तो 1 बना। दैट्स व्हाई हम यहां कह सकते हैं कि इट इज एन एग्जांपल ऑफ एडिशन रिएक्शन। नंबर 2, इट अकर्स इन सॉल्वेंट CCl4, वो मैंने आपके सामने लिख दिया। इस CCl4 की काफी इंपॉर्टेंस है, रिएक्शन में कहीं आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन प्रोडक्ट पहचानने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो अभी हम देखेंगे। उसके बाद थर्ड, यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन एल्कीन्स एंड एल्काइंस। एल्कीन्स और एल्काइंस को डिटेक्ट करने के लिए ये रिएक्शन काम में आती है। कैसे काम में आती है वो हम आगे देखते हैं। चले, यहां देखिए, सबसे पहले रिएक्शन जो लिखी हुई है आप उसको देख लीजिए। जो रिएक्शन लिखी हुई है, इस रिएक्शन में अगर आप देखें तो वो एल्कीन है। किस तरीके से प्रोडक्ट बनाना है वो अभी अभी मैंने आपको ट्रिक बताई, करेक्ट। आपको ये Br, यहां पे Br, और ये ऐड कर देना है, करेक्ट। तो ये Br2 CCl4 और ये 2 Br आ गए, 1,2-डाइब्रोमो इथेन। फाइन। सिमिलरली मान लीजिए ये एल्कीन दिया हुआ है, वही ट्रिक आपको अप्लाई करनी है। ये Br, ये Br,
और यहां से आप इसको ब्रेक कर देंगे। जैसे आप इसको यहां ब्रेक कर देंगे तो देखिए यहां पे भी Br आ जाएगा और यहां पे भी Br आ जाएगा। ये Br आ गया, ये Br आ गया। नाम क्या देंगे? 1 2 डाइब्रोमोप्रोपेन। मैं कहूं क्या ये किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, तो आप कहेंगे ये विसिनल डाइहैलाइड को बिलोंग करता है। क्यों विसिनल डाइहैलाइड को बिलोंग करता है? क्योंकि एडजेसेंट कार्बन पर Br है। मैं पूछूं ये, तो आप इसमें भी कहेंगे विसिनल को ही बिलोंग करता है, क्योंकि इस कार्बन पे Br है और इस कार्बन पे Br है। एक ही पे Br होता तो फिर वो जेमिनल कंडीशन होती। फाइन। हाँ, अब टेस्ट के जैसे कैसे काम में आता है। देखिए जो ब्रोमीन होती है वो एक रेडिश ब्राउन वोलेटाइल लिक्विड है, ब्रोमीन। फाइन, मतलब आप ब्रोमीन को इजीली पहचान सकते हैं। सामने बात की जाए तो सामने है आपके एल्कीन, एल्केन या एल्काइंस। ये सभी के सभी कलरलेस होते हैं। अब एक कलरलेस स्पीशीज में आपने रेडिश ब्राउन कलर का लिक्विड मिला देने पर अगर कलर गायब हो गया, वापस कलरलेस हो गया, तो इसका मतलब यह है कि कलरलेस स्पीशीज में रेडिश ब्राउन जो स्पीशीज थी, यानी ब्रोमीन जो आपने लिया था, उसने उसके साथ रिएक्शन कर ली, तभी तो उसने अपनी आइडेंटिटी खो दी। और रिएक्शन तभी करेगा जब अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स होंगे। अब क्योंकि यहां पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए ब्रोमीन रिएक्शन कर लेगा और जैसे ही ब्रोमीन रिएक्शन करेगा तो ये कलरलेस हो जाएगा। और क्योंकि ये कलरलेस हो गया है तो आप इजीली पहचान सकते हैं कि सामने रखी हुई चीज एल्कीन या एल्काइन हो सकती है। नाउ तो एल्केन क्यों नहीं? अगर मान लीजिए आपने यहां एल्केन लिया होता और ब्रोमीन से रिएक्शन की होती, तो ब्रोमीन की एल्केन के साथ रिएक्शन होती ही नहीं, क्योंकि ब्रोमीन को जुड़ने के लिए पाई बॉन्ड चाहिए और एल्केन्स में पाई बॉन्ड होता नहीं है, तो रिएक्शन होती नहीं। और रिएक्शन नहीं होती तो जो रेडिश ब्राउन लिक्विड है ये अंदर जाके जब रिएक्ट नहीं करता तो ये यूं का यूं रहता, अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करता और आप कहते कि यहां कोई रिएक्शन नहीं हुई। करेक्ट। तो मान लीजिए आपको सैंपल्स में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन दे दिए जाए और आपसे कहा जाए कि पहचानिए कौन एल्केन, कौन एल्कीन, कौन एल्काइन, तो इस टेस्ट से आप ये तो नहीं पहचान सकते कि कौन एल्कीन कौन एल्काइन, हाँ लेकिन ये जरूर पहचान सकते हैं कि कौन एल्केन है। तो आप टेस्ट करेंगे तीनों टेस्ट ट्यूब में सैंपल निकालकर। जैसे आप टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो एक टेस्ट ट्यूब ऐसी होगी जिसमें रेडिश ब्राउन शेड गायब नहीं होगा, वो तो हो गया एल्केन, और जिन दो में गायब हो जाएगा वो होंगे एल्कीन और एल्काइंस। अब एल्कीन और एल्काइंस को इससे हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम कुछ और टेस्ट पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में। मोल्स का रेशियो कंट्रोल करके काफी मेहनत करनी पड़ेगी, कम मोल्स डालें, ज्यादा मोल्स डालें, काफी कुछ। उससे बेटर है कि हम कुछ और टेस्ट डिस्कस करेंगे। फाइन, चलिए तो यहां पे ये रिएक्शन हो गई। अब इसमें आगे बढ़े हम, तो ट्रिपल बॉन्ड अगर लिया हुआ है तो क्या होगा? जब ट्रिपल बॉन्ड लिया हुआ है तो ब्रोमीन की दो यूनिट्स काम में आएंगी कंप्लीट सैचुरेटेड कंपाउंड बनाने के लिए। ये यहां से टूट जाएगा, ये यहां से टूट जाएगा, ये ऊपर से टूट गया, ये नीचे से टूट गया। आप देखिए जरा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। इसमें तो अगर आप देखें तो 1,1,2,2 डाइब्रोमो इथेन। करेक्ट। तो 1,1,2,2 डाइब्रोमो इथेन। अब आपको लग रहा होगा कि आपने नंबरिंग क्यों करी, दो ही तो कार्बन है। नंबरिंग इसलिए करी क्योंकि एक Br यहां ना होकर इस H की जगह भी हो सकता था, राइट। यहां ना होकर यहां पे इस H की जगह हो सकता था और ये CH2 हो सकता था, तो फिर नंबरिंग अलग हो जाती, 1,1,1,2 टेट्राब्रोमो इथेन। दैट्स व्हाई नंबर करना जरूरी है। लेकिन अभी हम नंबरिंग पे तो जाएंगे नहीं, टेस्ट पे हमें जाना नहीं है। हमें तो मेन सिर्फ ये देखना है कि कब रिएक्शन होती है और कब नहीं होती। तो CCl4 की प्रेजेंस में अगर अनसैचुरेशन है तो उस डबल बॉन्ड से Br जुड़ जाएगा, ब्रोमीन जुड़ जाएंगे और जो उनका खुद की आइडेंटिटी है वो चली जाएगी। इसीलिए एक हम विजिबल चेंज फील कर सकते हैं और कह सकते हैं कि सामने वाली स्पीशीज में डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके, अब आप से कुछ क्वेश्चन मैं करवाता हूं, आप अच्छे से देखिए। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है, आपको इसका प्रोडक्ट बताना है। अब इसका प्रोडक्ट बताने के लिए आपको जितना हमने पढ़ा है वो अच्छे से पता होना चाहिए। यहां पे सनलाइट भी है और CCl4 भी है। CCl4 पे तो मैंने इतनी इंपॉर्टेंस दी है अभी, तो शायद आप समझ गए होंगे। तो मैक्सिमम लोग ये वाला प्रोडक्ट तो इजीली पहचान लेते हैं। शायद आप लोगों ने भी पहचान लिया होगा कि इसकी प्रेजेंस में क्या होगा। तो आप मुझे बता सकते हैं कि क्या होगा। अगर आपको लगता है कि यहां पे कुछ एडिशन होगा तो ये बात बिल्कुल गलत हो गई, क्योंकि यहां जो चीज लिखी हुई है वो एल्केन्स हैं और एल्केन्स CCl4 की प्रेजेंस में ब्रोमीन से रिएक्शन नहीं कर सकते। तो इसके अंदर अगर हम लिखें तो हम यहां पे करेंगे क्रॉस, यहां कोई रिएक्शन नहीं होगी। रीजन, क्योंकि ब्रोमीन CCl4 की प्रेजेंस में डबल या ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर जुड़ता है। करेक्ट, यहां पे वो नहीं है। अच्छा, बात करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। तो सनलाइट की प्रेजेंस में सीधा दिमाग में आ जाना चाहिए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, और सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रोमीन जाकर जुड़ेगा।
अब जब ब्रोमीन जाकर जुड़ेगा तो अगर आपको कहा जाए कि एक ही प्रोडक्ट पहचानी है तो आप कौन सा पहचानेंगे जिसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा। अब आप यहां पे सोच लीजिए, यहां से एक एच हटता है तो यहां फ्री रेडिकल आता है, यहां से एक एच हटता है तो यहां फ्री रेडिकल आता है, कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है? तो आंसर इज सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसके अंदर हम प्रोडक्ट बता सकते हैं CH3 CH Br CH3 मेजर। करेक्ट। आपसे कहा जाए नहीं कितने प्रोडक्ट्स पॉसिबल है तो आप कहेंगे इसके अंदर सनलाइट की प्रेजेंस में अगर ब्रोमीन आपके पास है ठीक क्वांटिटी में, बिल्कुल कंट्रोल नहीं किया है आपने, राइट, तो आप कह सकते हैं कि इसमें दो प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं। पहला प्राइमरी पे लगा सकते हैं, दूसरा सेकेंडरी पे लगा सकते हैं। अगर हम बात करें यहां पे तो CH3 CH2 CH2 Br, हम इसे माइनर कैटेगरी में लिख देंगे क्योंकि इसका प्राइमरी फ्री रेडिकल है और इसके अंदर सेकेंडरी फ्री रेडिकल है। तो ऊपर तो ये रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन स्टूडेंट्स नीचे वाली रिएक्शन अगर डायरेक्ट आती है Br2 CCl4 तो CCl4 देखते हैं, Br2 देखते हैं और यहाँ एल्केन देखते हैं, क्या कंफ्यूजन करते हैं समझ नहीं आता और इसका प्रोडक्ट ये वाला लिख देते हैं। इसलिए मैंने दोनों रिएक्शन को कंपेयर करके लिखा है। आप तो बस एग्जाम में ध्यान रखिए, अगर ये रिएक्शन आ रही है Br2 आ रहा है तो आप तो जितने पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं वो बना दीजिए। उन्होंने मेजर माइनर जब तक नहीं पूछा है, आप जितने बनते हैं उतने सारे बनाएंगे। HCl को इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है, रिएक्शन को बैलेंस करने की भी कोई जरूरत नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है, बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि न्यूमेरिकल्स नहीं है। न्यूमेरिकल्स होते हैं तो मोल रेशियो पता होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन यहाँ न्यूमेरिकल्स नहीं है तो बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। फाइन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब आप ये वाली रिएक्शन देखिए। अब इस रिएक्शन के प्रोडक्ट आपको पहचाने की काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड्स कॉम्पिटिटिव हर जगह पूछा गया है किसी ना किसी फॉर्मेट में। फाइन, तो पहचाने जरा। तो देखिए ब्रोमीन का हम CCl4 में अटैक करें तो इसका प्रोडक्ट पहचानना तो बिल्कुल आसान है, राइट। देखिए इस मॉलिक्यूल पे जब ब्रोमीन का अटैक करें या इस कंपाउंड पे जब हम ब्रोमीन का अटैक करेंगे तो जो कंपाउंड आपके सामने आना है वो तो बिल्कुल इजी है। आप सीधा सा ये बनाएंगे, डबल बॉन्ड पे Br का अटैक हो जाएगा, ये लीजिए Br का अटैक हो गया। CCl4 की प्रेजेंस में ये प्रोडक्ट हो गया 1,2-डाइब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन। इसमें कोई इश्यू नहीं है। मेन दिक्कत इसमें आती है, लोगों को गलत प्रोडक्ट बनाते हैं, इसके अंदर ये वाला प्रोडक्ट बना देते हैं, जबकि ये वाला प्रोडक्ट तब बनेगा जब CCl4 लिखा रहे, वहां पे सनलाइट लिखा है तो CCl4 नहीं है, तो ये वाला प्रोडक्ट तो कभी नहीं बन सकता। मैक्सिमम लोग ये वाला प्रोडक्ट बनाते हैं। तो अब क्वेश्चन इज यहाँ क्या प्रोडक्ट बन सकता है? या तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, H हटेगा और Br आके जुड़ेगा। तो आप ये देख लीजिए कि H है या नहीं है, तो ये चेक कर लेते हैं H है कि नहीं है। तो बिल्कुल H है, यहां तो दो H हैं अगर आप देखें, यहां पे एक H है वैलेंसीज के हिसाब से, यानी कि यहां पे सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल तो है। यहां करो या यहां करो वो एक ही बात हो जाएगी, ये दोनों सेम है। यहां करें किसी एक पे या यहां करें एक ही बात हो जाएगी, और अगर यहां करें या यहां करें एक ही बात होगी। तो ये बात तो तय है कि 1 2 3 तीन टाइप के प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं। चलिए हम एक बार एक काम करते हैं, तीनों टाइप के प्रोडक्ट्स बना लेते हैं। ये आपने बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया, एक बार Br इस पे जोड़ देते हैं। दूसरे वाले केस में Br आप यहां जोड़ दीजिए, और तीसरे वाले केस में आप Br लास्ट पोजीशन यही है अपने पास, यहां जोड़ दीजिए, ये वही रहेगा। अब आप यहां जोड़िए, ये जोड़िए, एक ही बात है, यहां जोड़िए, यहां जोड़िए, एक ही बात है, यहां जोड़े, यहां जोड़े, एक ही बात है। अब ये 3 बना दिए। अगर एक ही रिपोर्ट करना है तो मेजर ही बताना होगा। तीनों आप शो करते हैं तो मेजर लिखना पड़ेगा कि कौन मेजर कौन माइनर। अब इन तीनों में से कोई एक तो मेजर है, अब कौन मेजर होगा उसके लिए तो आपको ये देखना पड़ेगा कि किसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है, और क्योंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है तो फ्री रेडिकल ही एज ए इंटरमीडिएट बनेंगे। अब फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमको पता है तो उससे हम एक आइडिया निकाल सकते हैं। चलिए पहले ये तो देखेंगे फ्री रेडिकल कहां बनेंगे। तो देखिए इसका फ्री रेडिकल तो यहीं बनने वाला है, तभी तो Br यहीं आके जुड़ेगा। इसका फ्री रेडिकल इस जगह बनेगा, H फ्री रेडिकल हटेगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल आ जाएगा, Br यहाँ आके जुड़ेगा, और इसका फ्री रेडिकल यहाँ बनेगा। ओके, तीनों फ्री रेडिकल जो आपके सामने नजर आ रहे हैं उसमें से ये विनाइल फ्री रेडिकल है। आप नोटिस करें तो C और उस पर Br जुड़ रहा है, तो विनाइल ब्रोमाइड नजर आ रहा है। और विनाइल जो होते हैं वो तो स्टेबिलिटी में सबसे पीछे थे, तो ये तो हो गया सिस्टम से बाहर। अब बात करते हैं, सॉरी ठीक है, मेहनत हो गई हमारी खराब, कोई बात नहीं, वापस से मैं जल्दी से बना देता हूं, आप चेक कीजिएगा। यहां देखिए, ओके, तो ये तो हमने आउट कर दिया क्योंकि ये विनाइल कंडीशन में है। अब हम दूसरा ले लेते हैं। दूसरे में जो हमने बनाया उसके अंदर यहां पे Br है, अब इस पे हमें कंपेयर करना है और इसके साथ इसका कंपैरिजन हम करेंगे। अब इन दोनों में से कोई एक मेजर आने वाला है। अब इन दोनों में से
कौन आएगा वो हम देख लेते हैं, जबकि मैं इसको तो बना ही देता हूं, ये तो हम कर चुके हैं। यहां देखिए, अब इन दोनों में से एक मेजर हमको बताना है। अब कौन मेजर हो सकता है उसका आइडिया लगाने के लिए वही फ्री रेडिकल बनाते हैं। तो इसका फ्री रेडिकल तो यहां बनेगा, इसका तो यहां था विनाइलिक फ्री रेडिकल अनस्टेबल, अब एक यहां है। इसको अगर आप देखें तो ये सेकेंडरी है। फ्री रेडिकल जिस कार्बन पर है डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल है। सेकेंडरी फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट के थ्रू बनेगा। ओके नाउ अब अगर हम यहां पे बात करें, फाइन, तो यहां पे यदि आप देखें तो इस जगह पर Br है और यहां पे अगर आप नोटिस करें तो ये सेकेंडरी तो हुआ। फ्री रेडिकल जिस कार्बन पर है डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये सेकेंडरी तो है, लेकिन उसके साथ साथ इसमें एक नई चीज और भी है, शायद आपने नोटिस कर ली होगी। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और फ्री वैलेंसी, मतलब ये कुछ ऐसा है। और आप समझ गए होंगे कि ये कंडीशन अलाइल फ्री रेडिकल वाली है, और अलाइल फ्री रेडिकल रेजोनेंस आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ फ्री रेडिकल, यहाँ फ्री रेडिकल, तो यहाँ फ्री रेडिकल रेडिकल के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और फ्री रेडिकल यहाँ आ जाएगा। ओके लाइक दिस। तो रेजोनेंस की वजह से अलाइल फ्री रेडिकल तो स्टेबल होता है। अब आप जब स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखेंगे तो आपको अलाइल फ्री रेडिकल और सेकेंडरी फ्री रेडिकल में सेकेंडरी आगे लिखे नजर आएंगे, मतलब सेकेंडरी की स्टेबिलिटी ज्यादा नजर आएगी। लेकिन यहाँ पे सेकेंडरी तो है ही है, साथ साथ अलाइल भी है, तो सेकेंडरी का इफेक्ट भी आ रहा है और अलाइल का इफेक्ट भी आ रहा है। इस वजह से ये मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये रिलेटिवली कम है। तो आपका जो मेजर कंपाउंड आने वाला है वो इस रिएक्शन का ये आएगा। आप ध्यान रखिए, बहुत कम लोग इसको पहचान पाते हैं, कुछ लोग तो इस कॉन्सेप्ट पे नहीं आ पाते, बस ये बताकर खत्म कर देते हैं, और कुछ लोग इस कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं तो सेकेंडरी को ध्यान रखते हुए कि सेकेंडरी अलाइल ज्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी को ऑप्ट कर लेते हैं, जबकि इसके अंदर सेकेंडरी कंडीशन तो वैसी की वैसी है, आप नोटिस कर सकते हो, साथ में अलाइलिक कंडीशन भी है रेजोनेंस की वजह से। दैट्स व्हाई ये कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल है। ये अलाइल ब्रोमाइड है, करेक्ट। और इसमें देखें तो अलाइल ब्रोमाइड आपको साफ क्लियरली नजर आ रहा होगा, और ये सेकेंडरी अलाइल ब्रोमाइड ही है, क्योंकि ये कार्बन है। इसी कार्बन की हम देखते हैं कि क्या क्या जुड़ा हुआ है। एक तो H जुड़ा रहेगा इससे, जो कि आपको यहाँ रिएक्टेंट में भी नजर आ रहा है, बाकी 2 तरफ पे कार्बन है, तो ये सेकेंडरी अलाइल है, और सेकेंडरी अलाइल है, ये तो केवल सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी अलाइल ज्यादा स्टेबल होता है। दैट्स व्हाई इसका ये प्रोडक्ट होगा और इसका ये प्रोडक्ट होगा। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छे से प्रैक्टिस की जाए इनकी। चलिए अब नेक्स्ट पे स्टार्ट करते हैं अपनी बात। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो अब हम देखने जा रहे हैं वो हम देखने जा रहे हैं वापस एडिशन, एल्कीन्स के ऊपर ही एडिशन करेंगे, डबल बॉन्ड पे ही एडिशन करेंगे, लेकिन इस बार सिमेट्रिकल नहीं है मॉलिक्यूल, या हम ये नहीं कह सकते होमोटॉमिक नहीं है। जैसे ब्रोमीन होमोटॉमिक था, किसी भी जो भी डबल बॉन्ड है सिमेट्रिकल है या असिमेट्रिकल है, एल्कीन सिमेट्रिकल है असिमेट्रिकल है, कहीं पे भी Br को जोड़ी, क्योंकि दोनों जुड़ने वाली चीजें सेम थी। लेकिन इस बार हम अटैक कर रहे हैं HX का, HX मतलब HF, HCl, HBr, HI का। अब ये अटैक करने वाले जो 2 एटम्स होंगे, ये दोनों मतलब ये मॉलिक्यूल हेटेरोएटॉमिक है, तो डिफरेंट एटम्स हैं। अब अगर डबल बॉन्ड पे आप H को कहीं और F को कहीं और जोड़ते हैं डबल बॉन्ड पे, या F को H की पोजीशन पे या H को F की पोजीशन पे, तो प्रोडक्ट्स अलग अलग बन सकते हैं यदि एल्कीन असिमेट्रिकल है तो इनमें कुछ रूल्स काम करते हैं, और वो रूल आप अच्छे से जानते होंगे, क्लास 11th में आपने वो रूल पढ़े भी हैं। रूल का नाम मैं अगर लूंगा तो शायद आपको समझ में आ जाएगी बात। पहला मार्कोनिकॉव्स रूल, शायद आपने अच्छे से सुना है, अच्छे से पढ़ा भी है इसको, 11th के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरा एंटी मार्कोनिकॉव रूल या खास इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट, वो मैं यहाँ पे अभी अप्लाई करूंगा, आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। अगर आपने एक बार रिवाइज कर रखा है तो अच्छी बात है, नहीं भी कर रखा है तो आपको यहाँ चीजें कनेक्ट हो जाएगी। ओके चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, उसके बाद हम अपनी बात को शुरू करेंगे। जो ऊपर लिखा है उसे पढ़ेंगे। देखिए ये एक सिमेट्रिकल एल्कीन है। जब तक आपका एल्कीन सिमेट्रिकल हो ना, सिमेट्रिकल मतलब समझ गए, डबल बॉन्ड के दोनों साइड पे सेम आइटम्स जुड़े हुए हैं, एक जैसा एनवायरमेंट है दोनों साइड पर, तो ऐसे केस में कोई रूल लगाने की जरूरत नहीं है। डबल बॉन्ड हटाओ, कहीं पे भी H कहीं पे भी X को जोड़ दो, क्योंकि कहीं पे भी H कहीं पे भी X को आप जोड़ेंगे तो सेम कंपाउंड ही बनेगा। इसके प्रोडक्ट में सीधा सा ट्रिक है, आप HCl लिखिए, करेक्ट, ये बॉन्ड तोड़ दीजिए, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3 CH2Cl। एक तो वो लिखा हुआ है, आप कहते नहीं हम तो ऐसे नहीं बना सकते, हम तो उल्टा जोड़ेंगे क्योंकि सिमेट्रिकल है। आप उल्टा भी जोड़ देंगे कि वहां ऊपर H हमने उधर लिखा है, Cl को आप यहाँ लिख दीजिए, H को आप यहाँ लिख दीजिए, आप यूं तोड़ दीजिए, तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। यहां से अगर मैं लिखना शुरू करूं तो CH3 CH2 Cl, तो ये और ये तो एक ही बात होगी ना। तो सिमेट्रिकल जब एल्कीन होते हैं तो कोई रूल की जरूरत नहीं होता, कहीं पे भी H कहीं पे भी Cl, कहीं पे भी H कहीं पे भी X को आप जोड़ दीजिए, करेक्ट। तो यहां कोई बड़ी बात नहीं है। नीचे अगर हम देखें, जब बात असिमेट्रिकल पे आती है तो बातें बदल सकती है। अब जैसे यहां बात क्या बदल सकती है, देखिए यहां पे ये बात बदल सकती है कि इस डबल बॉन्ड पे अटैक करना है। एक H में यहां लिखता हूं और Br यहां लिखता हूं और इसको तोड़ देता हूं, तो इससे जो कंपाउंड बनने वाला है वो कंपाउंड बनेगा CH3 CH2 CH2 Br, फाइन।
और यदि मैं ऐसा ना करके, ये तो हो गया, उल्टा जोड़ दूं, Br को यहां जोड़ दूं और H को यहां जोड़ दूं, करेक्ट, तो जो कंपाउंड बनता है वो सामने लिखा हुआ है, CH3 CH Br और CH3, करेक्ट। अब ये दो प्रोडक्ट्स बन गए। अब आपने अगर एक ही रिपोर्ट किया है तो आपको मेजर रिपोर्ट करना पड़ेगा, और अगर आपने दोनों रिपोर्ट किए हैं, दोनों बताएं, तो फिर एक के नीचे आपको मेजर लिखना पड़ेगा, तो ये मेजर बनता है। अब इसको कैसे पहचाना आपने? इसको पहचानने के लिए अब मार्कोनिकॉफ रूल काम करता है। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? मार्कोनिकॉफ रूल कहता है अगर आपके पास असिमेट्रिकल एल्कीन है तो अटैक करने वाली स्पीशीज में से जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है, अटैक करने वाली स्पीशीज में से जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है या जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जाके जुड़ेगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स कम हो। तो इन दोनों में डबल बॉन्डेड कार्बन ये दोनों ही है, इन दोनों में इसके पास 2 हाइड्रोजन है और इसके पास 1 हाइड्रोजन है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज डबल बॉन्डेड कार्बन में से उस कार्बन से जाके जुड़ेगी जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स कम होंगे। तो कम इसके पास है, इसलिए हमने Br को यहां जोड़ा और उससे बनने वाला प्रोडक्ट जो होगा वो मेजर होगा। और अगर आप उसका उल्टा करते हैं तो प्रोडक्ट तो बनता है, लेकिन उसकी यील्ड इसके मुकाबले काफी कम होगी। यही मार्कोनिकॉफ रूल है। इस रूल को यदि हम नीचे वाले क्वेश्चन में भी अप्लाई करें तो ये एप्लीकेबल है। आप इस क्वेश्चन में भी अगर चाहें तो इसको लगा सकते हैं। अब सीधा सा आप रूल लगाइए, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट कौन है? I है। अब डबल बॉन्डेड यही दोनों कार्बन है, अब इन दोनों कार्बन में से I कहां जाके जुड़ेगा? जिसके पास हाइड्रोजन कम हो। इसके पास 2 है, इसके पास तो है ही नहीं, तो I को हम यहां जोड़ना पसंद करेंगे। मेजर प्रोडक्ट अगर पहचानना है तो I यहां जोड़ेंगे, H यहां जोड़ेंगे, इस बॉन्ड को तोड़ देंगे, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपके सामने लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, CH3 CCH3I, और बस, और तो कुछ होना ही नहीं, एडिशन रिएक्शन है तो कुछ और प्रोडक्ट तो आएगा ही नहीं। सब्स्टिट्यूशन होता तो हम सोचते कि कुछ और प्रोडक्ट आएगा, तो एडिशन है, तो दोनों चीजें इससे आकर जुड़ गई और ये आपका मेजर। हाँ, अगर आपसे कहा जाए माइनर भी बताइए तो आप शायद समझ गए होंगे कि माइनर में क्या होगा। माइनर में I इधर जुड़ जाएगा और H इधर जुड़ जाएगा, लेकिन हमें तो एक ही प्रोडक्ट पूछ रहे हैं, मेजर ही पूछा जा रहा है, तो आप बता दीजिए। अब आप कहेंगे एग्जाम में तो एरो कर आ गया, हमें पता ही नहीं पड़ रहा कि मेजर बताना है, माइनर बताना है, क्या बताना है। तो अगर आप एक रिपोर्ट कर रहे हैं तो आप मेजर वाले रिपोर्ट करेंगे, और अगर आप दोनों रिपोर्ट कर रहे हैं तो फिर आपको मेजर माइनर लिखना पड़ेगा, नहीं तो आंसर सही नहीं माना जाएगा। तो अगर आपको मेजर पता है तो मेजर लिख दीजिए, और सारे पता है तो सारे लिखकर मेजर जरूर मेंशन कीजिए। फाइन, चलिए, तो ये हुआ मार्कोनिकॉफ रूल। अब इतना आसान मार्कोनिकॉफ रूल है नहीं, इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिन पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये बात मैंने आपको 11th में भी आपके साथ डिस्कस की है और मैं अभी भी डिस्कस करूंगा, इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई। रीअरेंजमेंट मैं नाम लूंगा, शायद आपको समझ में आ जाएगा। इस मैकेनिज्म में आपको 2 बातें ध्यान रखनी चाहिए, एक हाइड्रोजन शिफ्ट और दूसरा मिथाइल शिफ्ट। वो भी मैं आपके सामने डिस्कशन करूंगा, तब आपको अच्छे से बात समझ में आ जाएगी। पहले प्रॉब्लम बताता हूं कि प्रॉब्लम कहां आएगी, फिर हम बात करते हैं। देखिए, अब मान लीजिए ये आपसे मॉलिक्यूल दे दिया जाए, ये वाला, करेक्ट। बहुतों को तो पता होगा, जिन्होंने रिवाइज कर लिया उन्हें तो ये बात समझ में आ रही होगी, और जिन्होंने नहीं किया है उन्हें अभी बात समझ में आ जाएगी। सबसे पहले आपको लगेगा कि ये असिमेट्रिकल एल्कीन है, और ये लग भी ठीक रहा है आपको, बिल्कुल असिमेट्रिकल एल्कीन है। अब क्योंकि ये असिमेट्रिकल एल्कीन है तो इस पे आप रूल लगाएंगे मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से इन दोनों पे आप आ जाएंगे, इन दोनों पे आप रूल लगाएंगे कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन से आके जुड़ेगा जिस पे हाइड्रोजन कम होंगे, तो इस पे और इसमें से इस पे कम है, तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी? आपकी एक्सपेक्टेशन होगी CH3 CH3 CH, इस पे हम Cl जोड़ देंगे और यहां सिंगल बॉन्ड ही रह जाएगा और Cl, मतलब कि कुछ इस तरीके से। CH Cl जुड़ गया, ये देखिए यहां तक तो सेम ही है, CHCl और CH3। आप ये रिपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं है कि ये आंसर नहीं होगा, लेकिन ये माइनर है। मेजर कुछ और ही है। अगर आप देखना चाहें मेजर तो मेजर देखते हैं, मेजर ऐसा नहीं है, यहां देखिए ये मेजर है, बिल्कुल डिफरेंट। अगर आप रिएक्टेंट को देखें तो ये तो चीज कनेक्ट ही नहीं हो रही। आप यहां देखिए, अभी हमने क्या किया, अभी तो हमने यहां पे अपना दिमाग लगा के Cl जोड़ा, यहां पे H जोड़ा और ये सोचा कि यही मार्कोनिकॉफ रूल है, ऐसा हो जाना चाहिए था। वहां देखिए तो, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ है, मेजर तो कुछ और आ रहा है। इसके हिसाब से तो यहां Cl आएगा और यहां H आएगा, तो ये प्रोडक्ट तो नहीं बन सकता, लेकिन यही मेजर है। इसके अंदर रीअरेंजमेंट हुआ है और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है, इसमें भी हैं। हम अल्कोहल फिनॉल पढ़ेंगे, वहां पे भी रीअरेंजमेंट आएगा। ये रीअरेंजमेंट अल्कल हैलाइड से कनेक्टेड नहीं है, ये रीअरेंजमेंट कनेक्टेड है कार्बोकैटायन से। तो जहां जहां कार्बोकैटायंस बनता है वहां वहां ये रीअरेंजमेंट होता है। तो हम ये रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि हैलाइड्स होगा तो ये कॉन्सेप्ट काम करेगा। जब भी कार्बोकैटायन एज इंटरमीडिएट बनेंगे ये कॉन्सेप्ट काम करेगा। और ये 2 एग्जाम्पल बहुत फेमस हैं, मैं करता हूं, आप देखिएगा। सबसे पहले यहां पे मार्कोनिकॉफ रूल लगा है, ऐसा नहीं है कि नहीं लगा है, लेकिन उसके बाद रीअरेंजमेंट हो जाने से प्रोडक्ट्स बदले। मैं समझाता हूं, देखिएगा। सबसे पहले हम अपनी बात को शुरू करते हैं यहां से। देखें,
CH3 CH3, करेक्ट। यहां पे अगर हम देखें तो मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से Cl को यहां आके जुड़ना था, तो मतलब इसके ऊपर नेगेटिव साइन होना चाहिए, सॉरी पॉजिटिव होना चाहिए, तभी Cl इस पे आके जुड़ेगा, करेक्ट। तो इसका मतलब है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होने चाहिए, क्योंकि जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे तो इस स्पीशीज के ऊपर नेगेटिव आएगा और इस स्पीशीज के ऊपर पॉजिटिव आएगा, और ये जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा। ये देखिए, अगर ये बॉन्ड टूट जाता है और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे चले जाते हैं तो इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव आएगा। यहां का सीन यूं का यूं है, ये CH, इस पे हमने लगा दिया पॉजिटिव, और क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा और नेगेटिव से ये पॉजिटिव स्पीशीज आकर जुड़ जाएगी, तो ये बन गया CH3। ये बन गया आपके पास कार्बो कैटायंस, करेक्ट। अब कार्बोकैटायंस आपके पास तैयार हैं। अब इस कार्बोकैटायन के अंदर अब आप कहेंगे अब किसका अटैक होना है, अब आप कहेंगे अब Cl- का अटैक होना है, Cl- यहाँ अटैक करेगा और यही तो प्रोडक्ट आने, सॉरी जो हमने पहले बनाया था वो प्रोडक्ट आने वाला है, लेकिन ये वाला प्रोडक्ट तो नहीं आएगा। अगर आप यहां पे देखें तो अब ये क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर Cl के अटैक से पहले रीअरेंजमेंट होगा, और रीअरेंजमेंट क्यों होगा वो अभी आपको देख के नजर आ जाएगा। इस वक्त ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, और सेकेंडरी कार्बोकैटायन में अगर हम ये रीअरेंजमेंट कर दें कि ये प्लस यहां आ जाए और H यहां आ जाए, तो अब जो स्पीशीज बनेगी वो बनेगी CH3 CH3, यहां पे आ जाएगा प्लस साइन और ये बन जाएगा CH2 CH3। अब अगर आप इस कार्बोकैटायन को देखें तो ये कार्बोकैटायन है टर्शरी कार्बोकैटायन, करेक्ट। अब सेकेंडरी कार्बोकैटायन टर्शरी कार्बोकैटायन में रीअरेंज हुआ है। रीअरेंज का मतलब आप जानते हैं अच्छे से, रीअरेंजमेंट का मतलब होता है बाहर से कोई अंदर चीज नहीं आएगी, अंदर ही अंदर एटम्स रीअरेंज हो जाएंगे। तो यहां आप देख सकते हैं अंदर ही अंदर एटम्स रीअरेंज हो गए, करेक्ट। अब क्योंकि एटम्स रीअरेंज हो गए, सेकेंडरी टर्शरी में कन्वर्ट हो चुका है, और अब इस पे अच्छे से अटैक होगा Cl का। अब Cl जब इस पे अटैक करेगा तो अब ये रहा आपका प्रोडक्ट। इसलिए आपको ये प्रोडक्ट मेजर बनता है, क्योंकि आपने केवल सेकेंडरी पे अटैक किया, जबकि सेकेंडरी रीअरेंज होकर टर्शरी में कन्वर्ट होता है और तब जाकर ये प्रोडक्ट्स बनते हैं। आपका डाउट ये आ सकता है कि अब तक जो आपने एग्जाम्पल पढ़े फिर उसमें ये सब क्यों नहीं हुआ। उसमें जो कार्बोकैटायंस बन रहे थे वो ऑलरेडी स्टेबल कार्बोकैटायंस ही बन रहे थे, उनमें रीअरेंज होकर और स्टेबल कार्बोकैटायन बनने का स्कोप नहीं था, जबकि जहां जहां ये स्कोप होगा हम यही करेंगे। हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर हम बाकी सारा डिस्कस करेंगे। सो गाइस, हम ये वाला एग्जांपल प्रैक्टिस करेंगे। आप इस एग्जांपल को देखिए और सोचिए जरा प्रोडक्ट क्या बनेगा। सबसे पहले तो मार्कोनिकॉफ रूल लगा लेते हैं। मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से Cl वहां आएगा जहां हाइड्रोजन कम होंगे, डबल बॉन्डेड कार्बन पे, तो Cl यहीं आना चाहिए, H यहीं आना चाहिए, और इसका जो प्रोडक्ट है मैं ऊपर लिख देता हूं। इसका प्रोडक्ट बनना चाहिए CH3 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 CHCl CH3, जबकि ये इसका प्रोडक्ट नहीं होगा, और अब तो आप भी समझ गए होंगे। अब क्यों नहीं होगा उसका आइडिया लगाते हैं। देखिए, सबसे पहले मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से Cl यहीं आना चाहिए था, तो इसके ऊपर प्लस होना चाहिए और इसके ऊपर माइनस होना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, इस बॉन्ड को तोड़कर इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करेंगे। जैसे मैं यहां शिफ्ट करूंगा तो अब जो मुझे चीज मिलेगी वो CH3 CH3 CH3, करेक्ट। नाउ CH पॉजिटिव CH3, ये कार्बोकैटायन तो बना है लेकिन सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अब आप नोटिस करें इसको, अब ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, अगर स्कोप है तो टर्शरी में कन्वर्ट करेंगे। क्या स्कोप नजर आ रहा है आपको टर्शरी में कन्वर्ट करने का? बिल्कुल है। अगर यहां से ये CH3 ग्रुप यहां आ जाए, करेक्ट, और ये प्लस यहां आ जाए, एक ही बार रीअरेंजमेंट होता है, तो देखते हैं क्या ऑप्शन पॉसिबल है। यहां देखिए CH3 CH3, ये CH3 यहां, तो प्लस यहां आ जाएगा, तो प्लस यहां आ गया, और इस CH से CH3 हमने यहां जोड़ दिया, नीचे की तरफ जोड़ दिया, और आगे CH3 आ गया। आप नोटिस कीजिए, क्या सेकेंडरी टर्शरी में कन्वर्ट हुआ? बिल्कुल हो गया। ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन था, ये टर्शरी कार्बोकैटायन है। C जिस पे प्लस साइन है वो डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच्ड है, फाइन। तो ये तीनों कार्बन से अटैच्ड है, इसीलिए ये टर्शरी है, ये सेकेंडरी है। और अगर कभी डाउट भी आपको आए कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो ऑलमोस्ट कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर वही होता है जो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का होता है। बल्कि हम तो ये बोलते हैं कि जो ऑर्डर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का होता है वही फ्री रेडिकल्स का होता है, क्योंकि हम फ्री रेडिकल पढ़ चुके हैं। तो कभी ऐसा कंफ्यूजन आए तो आप उस कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज कर सकते हो, लेकिन इतनी डिटेलिंग की यहाँ जरूरत पड़ेगी नहीं। तो ये सेकेंडरी है, ये टर्शरी है, इसको हम कहते हैं मिथाइल शिफ्ट। क्यों मिथाइल शिफ्ट? क्योंकि CH3 इधर चला गया और इधर प्लस आ गया, राइट। सिस्टम स्टेबिलिटी के टुवर्ड्स मूव हुआ है, और जब सिस्टम स्टेबिलिटी के टुवर्ड्स मूव होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और वही एनर्जी साइमल्टेनियसली यूटिलाइज हो जाती है इसको यहां से यहां शिफ्ट करने के लिए। ये बात हम बहुत अच्छे से पहले देख चुके हैं, राइट। सारा काम स्टेप वाइज मैनर में नहीं है। यहां पे ये इधर शिफ्ट हो रहा है, वो
टर्शरी बन रहा है, टर्शरी की स्टेबिलिटी से एनर्जी रिलीज हो रही है और वो एनर्जी इस बॉन्ड को तोड़ने का काम कर रही है, साइमल्टेनियस है, तो सेकेंडरी टर्शरी में कन्वर्ट हो गए। अब ये ज्यादा स्टेबल या ये ज्यादा स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल। प्रोडक्ट ऐसा नहीं कि इससे नहीं बनेगा, इससे भी बनेगा। इससे अगर हम यहाँ पे Cl जोड़ दें तो ये रहा आपके सामने प्रोडक्ट, राइट। लेकिन ये रीअरेंज होकर इसमें आता है और ये क्योंकि ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट है, तो मेजर प्रोडक्ट आपको इससे मिलेगा। और अब आप इस प्लस पर किसको जोड़ देंगे, Cl- का अटैक कर देंगे। अब Cl- आकर इस प्लस पे अटैक कर देगा और जब ये इस प्लस पे अटैक करेगा तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH3, यहां पे Cl आ जाएगा और CH CH3। आप चाहें तो इस आंसर को वहां पे देख सकते हैं। मैं फिर बता देता हूं, इसका जो प्रोडक्ट बनना है वो बनना है CH3 CH3, यहां पे Cl आके जुड़ जाएगा, CH CH3 और इधर भी CH3। अब हम इसका प्रोडक्ट चेक करेंगे, देखिएगा, ये देखिए CH3 CCH3, एक CH3 जो था वो यहां आ गया और Cl यहां आकर जुड़ गया, क्योंकि टर्शियरी कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होता है, दैट्स व्हाई ये प्रोडक्ट बना, करेक्ट। तो आप देख सकते हैं इस बात को। और आप यहां पे देखें तो यहां तो कोई इफेक्ट लगने वाला नहीं है। अब आप यहां पे देखें तो हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज वहां आती है जहां हाइड्रोजन कम होते हैं, करेक्ट। तो इसके हिसाब से यहीं आनी चाहिए। अब यहीं आनी चाहिए तो इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शिफ्ट होने चाहिए। यहाँ शिफ्ट होगा तो इस पे कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव, और इस पे कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव। नेगेटिव से कौन आकर जुड़ जाएगा, H आके जुड़ जाएगा। ये लीजिए H आकर जुड़ गया, CH3। कार्बोकेटायन कौन सा बना है यहाँ पे, सेकेंडरी कार्बोकेटायन बना, और कोई स्कोप ही नहीं है। यहाँ जो कार्बोकेटायन बन रहा है वो ये वाला बन रहा है। अब ये रीअरेंज होकर प्राइमरी में तो जाना नहीं चाहेगा ना, ऑलरेडी सेकेंडरी में है, सेकेंडरी स्टेबल है, दैट्स व्हाई यहाँ रीअरेंजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं थी। आप इसके बाद वाला एग्जाम्पल देखें, ओके, इसके बाद वाला एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये देखें तो वही कॉन्सेप्ट अपना। सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज को आप कहां लेकर आएंगे, जहां हाइड्रोजन कम है, तो ये लीजिए, ये बॉन्ड यूं ही शिफ्ट करना होगा। अब बॉन्ड यूं ही शिफ्ट आप करेंगे तो इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव आएगा, ये लगा दिया पॉजिटिव, और नेगेटिव से H को जोड़ देंगे तो ये CH3 हो जाएगा। तो यहां जो कार्बोकेटायन बन रहा है वो कार्बोकेटायन बन रहा है CH3 CH3 और ये प्लस लग गया। अब क्योंकि ये टर्शियरी कार्बोकेटायन है और कोई ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने रीअरेंजमेंट नहीं किया। तो ऐसा नहीं है कि हम कंडीशनली रीअरेंजमेंट कर रहे हैं, हर बार रीअरेंजमेंट कीजिए अगर स्टेबल कार्बोकेटायन की तरफ आप मूव कर सकते हैं तो। और ध्यान रखिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर कार्बोकेटायंस का जो होता है उसमें टर्शियरी सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उससे कम सेकेंडरी और उससे कम प्राइमरी। कहां है इसका आंसर, इसका आंसर है हाइपर कॉन्जुगेशन में। हाइपर कॉन्जुगेशन में हम कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को बहुत अच्छे से समझाते हैं, जो कि क्लास 11 में जा चुका है, आप जाकर वहां पर रिवाइज कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स होंगे, और जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। मैं आपको बस इतना जरूर बता सकता हूं कि अल्फा हाइड्रोजन आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। प्लस साइन जिस कार्बन पर है ये एक्टिव कार्बन है, इससे जुड़ा कार्बन ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है, और इससे जुड़े जो हाइड्रोजन होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो 3 3 3, तो इस मॉलिक्यूल में 9 अल्फा हाइड्रोजन है और मैक्सिमम है ये। और जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स होंगे, और जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स होंगे सिस्टम उतना ज्यादा स्टेबल होगा। आप अभी के लिए तो इतना ही ध्यान रख लीजिए, और नहीं तो टर्शियरी सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे कम सेकेंडरी और सबसे कम प्राइमरी। तो इस हिसाब से हमने ये प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किए। तो जहां रीअरेंजमेंट लगा वो यहां लगा, यहां पे आपने नोटिस किया, मैं बता चुका हूं आपको, यहां पे शिफ्टिंग हुई थी और शिफ्टिंग हुई हाइड्रोजन की, दैट्स व्हाई इस स्टेप में हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ, और इसमें मिथाइल की शिफ्टिंग हुई, दैट्स व्हाई यहां पे मिथाइल शिफ्ट हुआ। ये शिफ्ट हमेशा होंगे जब जब कार्बोकेटायन बनेगा। तो जरूरी नहीं है कि ये इसी चैप्टर में काम में आए, ये कॉन्सेप्ट अल्कोहल में भी काम में आएगा, लेकिन हम वहां इसको इतनी डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। वहां सीधा मैं आपको याद दिला दूंगा कि हम ऐसा पढ़ चुके हैं और हम आगे बढ़ जाएंगे, इसलिए इनकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसी के साथ कनेक्टेड है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। छोटा सा है ये, इसमें इतनी डिटेलिंग नहीं है, बस हमें प्रोडक्ट पहचानने होंगे एंड दैट्स ऑल। देखिए एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो होता है, ठीक है, अच्छा हमने ऊपर वालों के पॉइंट्स नहीं देखे, पॉइंट्स देखने की कोई खास जरूरत नहीं है, ये सारी बात मैं पहले ही बोल दी आपको। एडिशन ऑफ HX ऑन असिमेट्रिकल एल्केन इज डन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। कार्बोकेटायंस आर फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट, और ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस लिखी हुई है, फाइन। चलिए एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जस्ट उल्टा होता है, नंबर 1, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट इस बार वहां जाकर जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। और खास बात यह है कि यहां कोई रीअरेंजमेंट नहीं है, यहां ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं लगाना, सीधा सा बस मार्कोनिकॉफ रूल का उल्टा कर देना है, नंबर 1। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि ये ना तो HF के लिए वैलिड है, ना HCl के लिए वैलिड है, और ना HI के लिए वैलिड है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल केवल HBr के लिए वैलिड है, और वो भी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। हम ये मैकेनिज्म यहां नहीं डिस्कस करेंगे, 11th में हो चुका है, आप वहां जाकर इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। लेकिन यहां क्वेश्चन कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा। तो ध्यान रखिए एंटी मार्कोनिकॉफ रूल केवल किसके लिए वैलिड है, HBr के लिए वैलिड है, और वो भी तब जब पेरोक्साइड
लिया जा रहा हो, एरो के ऊपर पेरोक्साइड लिखा हो, तभी तो इसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। फाइन, बाकी तो नेम ऑफ द साइंटिस्ट है। तो खास इफेक्ट, मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या पेरोक्साइड इफेक्ट, ये मार्कोनिकॉफ का जस्ट उल्टा है, एंटी करें तो उल्टा ही है, नंबर 1। एंड नंबर 2, ये केवल HBr के लिए वैलिड है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। बस आप इतना सा ध्यान रखिए, ये बात मैंने यहां पे लिख दी है। हम अगर प्रोडक्ट पहचानने की कोशिश करें तो यहां पे आप देखिए HBr लिखा है, एरो पे पेरोक्साइड आपको नजर आ गया, HBr नजर आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे ये रूल लगेगा। ओके, तो यहां पे यदि हम बात करें तो ये देखिए पेरोक्साइड HBr है और पेरोक्साइड है, तो आप गैस कीजिए जरा कि यहां पे क्या प्रोडक्ट बन सकता है। तो यहां पे सिर्फ मार्कोनिकॉफ रूल का आपको उल्टा करना है। अब मैं मार्कोनिकॉफ रूल से अगर उल्टा रखूं तो क्या हो सकता है, इस बार Cl या जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है वहां आएगा जो हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, तो यहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है तो Br यहां आएगा और H यहां आएगा और इस बॉन्ड को आप तोड़ देंगे। इसके अंदर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू प्रोडक्ट्स बनते हैं, राइट, पेरोक्साइड इफेक्ट है, राइट। तो वो चीज अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, सिर्फ प्रोडक्ट पहचान रहे हैं। तो बस आप ये कर दीजिए, जैसे ये करेंगे तो यहाँ पे H आ जाएगा और यहाँ पे Br आ जाएगा, प्रोडक्ट तैयार। आप चाहें तो देख सकते हैं इस पे Br आएगा, ये देखिए, यही इसका मेजर प्रोडक्ट होगा। माइनर इस बार वो होगा जो मार्कोनिकॉफ रूल से बनता। तो आपको तो एक ही रिपोर्ट कर रहे हैं तो आप मेजर में यही रिपोर्ट करेंगे। ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है, HBr और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ही वैलिड है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये आपके लिए कंफ्यूजन, जो लोग गलती करते हैं, ये 2 स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे एंड आज का काम हमारा ओवर। देखिए, सबसे पहले CH3, CH, CH2, HBr का अटैक करना है। सबसे पहले HBr का अटैक होगा तो डबल बॉन्ड पे पहले ये क्लियर हो जाइए। दूसरी चीज, एक बार एरो पे कुछ नहीं लिखा है, जब कुछ भी लिखा ना हो तो मार्कोनिकॉफ रूल, HBr मार्कोनिकॉफ तो फॉलो करता ही है, तो मार्कोनिकॉफ, और अगर पेरोक्साइड लिखा है तो एंटी मार्कोनिकॉफ। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखा है तो मार्कोनिकॉफ, मार्कोनिकॉफ के हिसाब से Br वहां आता है जहां पे हाइड्रोजन कम होते हैं, तो हाइड्रोजन यहां कम है और यहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, तो Br को हम यहां पे लिखेंगे, H को हम यहां लिखेंगे और इस बॉन्ड को तोड़ देंगे। इसका जो एक ही प्रोडक्ट अगर मैं लिखूं तो इसका एक ही प्रोडक्ट आएगा, ये जो कि मेजर होगा। फाइन, नाउ अब हमसे बात की जाती है पेरोक्साइड की प्रेजेंस में क्या होगा। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में HBr है तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी लगेगा, और शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही समझ गए होंगे। यहां पे प्रोडक्ट उल्टा, Br यहां पे, H यहां पे, बॉन्ड को हटा देंगे तो CH2 Br, यहां पे ये मेजर होगा। दीज आर दी 2 प्रोडक्ट्स। शायद आपको बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। चलिए दूसरा देखते हैं। इस दूसरे वाले मॉलिक्यूल में यदि हम देखें तो आप नोटिस कर सकते हैं यहां पे इस तरीके से CH3 लिखा हुआ है, और अगर हम यहां पे बात करें इस जगह पर, चलिए मैं ऊपर ही ले लेता हूं, यहां पे अगर बात की जाए तो अब इस मॉलिक्यूल में आपको प्रोडक्ट पहचानना है। सबसे पहले डबल बॉन्ड तो है ही है, क्योंकि HBr का अटैक करे तो डबल बॉन्ड पे ही होना है। एक बार कुछ भी नहीं लिखा तो मतलब मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे, और एक बार ROOR लिखा है तो आप कौन सा रूल लगाएंगे, आप एंटी मार्कोनिकॉफ लगाएंगे। HBr है तो अब HBr है, सबसे पहले मार्कोनिकॉफ रूल लगाते हैं। पहले ये चेक करना होगा कि हाइड्रोजन है या नहीं है। यहां पे देखा जाए तो कार्बन की 3 वैलेंसी नजर आ रही है, 2 और 1 ये 3, तो इसका मतलब यहां पे एक H है। यहां पे देखा जाए तो कार्बन की 1 2 3 4 चारों वैलेंसी पूरी है, तो वहां पे H नहीं है। रूल ये कहता है मार्कोनिकॉफ रूल कि नेगेटिव चीज वहां जाके जुड़ेगी जहां पे हाइड्रोजन हो ही ना या कम हो, तो इसका मतलब है Br तो यहां आके जुड़ेगा और H यहां आके जुड़ेगा, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, राइट। इस तरफ Br को जोड़ देंगे और इस तरफ H को जोड़ देंगे, तो यहां अगर मैं प्रोडक्ट बनाऊं तो यहां पे प्रोडक्ट बनेगा, ये तो बिल्कुल यूं का यूं, इस CH3 को आप नहीं छेड़ सकते, राइट। ये H जैसा है वैसा ही रहना है, इस पे तो एक H और आ जाएगा तो हम मेंशन ही नहीं करते, अंडरस्टूड होता है। और रही बात ऊपर, यहां पे एक Br आ जाएगा, यहां पे ये मेजर प्रोडक्ट होगा, करेक्ट। और अब बात करते हैं अगर पेरोक्साइड हो तो इसका उल्टा हो जाएगा, Br को हम यहां जोड़ देंगे, H को वहां जोड़ देंगे, बॉन्ड हट जाएगा, तो वापस ये चीज तो हमें बनानी है, सिर्फ पाई बॉन्ड गायब होगा। अब यहां पे जो पाई बॉन्ड था उस पाई बॉन्ड पे यहां पे एंटी मार्कोनिकॉफ है तो Br यहां आ जाएगा और H यहां आ जाएगा, और H क्योंकि यहां आ जाएगा तो हम उसको शो नहीं करते, तो ये जो प्रोडक्ट बना इसके अंदर Br यहां आगे जुड़ा जहां हाइड्रोजन ज्यादा थे, तो मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, और ऊपर जाकर जुड़ा मतलब मार्कोनिकॉफ रूल। ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट चीज थी, ध्यान रखिएगा। तो ये जो 2 एग्जांपल्स थे ये हमने दोनों कर लिए हैं, इसके प्रोडक्ट्स आप अपने नोट्स में भी लिख लीजिएगा, अभी मैं स्क्रॉल कर दूंगा नोट्स बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइन, ध्यान रखिए। अब मान लीजिए अगर ऐसे लिखा होता, यहां पे HBr नहीं होता, HCl होता, और मैंने अब आपसे पूछा होता कि यहां क्या बनेगा और यहां क्या बनेगा, तो पता नहीं क्यों स्टूडेंट्स ध्यान ही नहीं रखते और वही प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो अभी मैंने Br के साथ बनाए। लेकिन ध्यान रहे HCl के साथ पेरोक्साइड इफेक्ट का कोई लेना देना नहीं है। अब पेरोक्साइड इफेक्ट करने के लिए पेरोक्साइड डाल भी देंगे तो भी प्रोडक्ट वही आने वाला है जो कि मार्कोनिकॉफ रूल से आने वाला है। तो ये
जो लिखा गया है पेरोक्साइड, इसकी प्रेजेंस केवल HBr के केस में ही एक्टिव है, या हम ये कह सकते हैं इसकी प्रेजेंस जो पार्टिसिपेट करती है प्रोडक्ट्स बनाने में वो HBr के केस में ही रोल प्ले करती है, बाकी किसी के साथ नहीं। तो अगर HCl लिखकर आपसे प्रोडक्ट पूछे जाए तो आप यहां वो प्रोडक्ट मत बना देना जो कि आपने अभी Br के लिए बनाए थे। यहां पे आप चाहें तो ये कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं बनना है, मतलब ये पॉसिबिलिटी नहीं है ऑन पेपर्स, राइट। लेकिन फिर भी अगर हम प्रैक्टिकली रिएक्शन कर रहे हैं, पेरोक्साइड डाल रहे हैं, तो क्या बनेगा? तो फिर वही बनेगा जो यहां बन रहा था। यहां क्या बनेगा? मार्कोनी रूल लगा देंगे, ये रहा, और ये CH3 है, यहीं पे हाइड्रोजन थे ही नहीं तो यहीं पे Cl आके जुड़ जाएगा। तो यही इसका मेजर प्रोडक्ट है, और यहां पे भी कहा जाए कि प्रोडक्ट ही रिपोर्ट करना है तो फिर यही प्रोडक्ट यहां बनेगा, क्योंकि पेरोक्साइड का कोई इफेक्ट आएगा नहीं, HCl है वो मार्कोनी रूल ही फॉलो करता है, तो इसका इफेक्ट तभी आता है जब HBr हो, इसके अलावा कभी नहीं आता। या तो आप आंसर ही रिपोर्ट ना करें, और अगर करते हैं तो फिर वही करेंगे जो कि मार्कोनी रूल से आपको आंसर मिलता है। ओके गाइस, तो आज हमने केस 2 देखा जिसके अंदर हमने एडिशन रिएक्शंस पे फोकस किया, वो भी एल्कीन्स और एल्काइंस पर। इसमें हमने दो ही चीजों को आज ऐड किया, एक बार ब्रोमीन को जो कि टेस्ट के जैसे भी यूटिलाइज होता है रिएक्शन, और दूसरा हमने HX का अटैक किया, जैसे मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हमने पढ़े। ये सारी चीजें अगर शायद आपको याद आ रही हो तो 11th में हम सब कुछ देख चुके हैं, आज का लेक्चर पूरा 11th में हो चुका है, आप चाहें तो नोट्स में जाके देख सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारा जो ये कंटेंट है ये हमें आना जरूरी है, क्योंकि आगे जितना हम बढ़ेंगे वहां ये चीजें मल्टीपल टाइम्स यूज होगी। और एक तरह से आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि 11th पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है। ये बात मैंने आपको बार बार बोली है कि 11th में अगर आप अच्छे से मेहनत कर लेंगे तो 12th में आपको उतना हार्डवर्क नहीं करना होगा, और शायद ये चीजें देख के आपको नजर आ गया होगा। चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, हमारा इंट्रोडक्शन पूरा 11th से था, अभी तक हमने जितना पढ़ा है सब कुछ 11th से है। बस हाँ, तरीका अलग हो गया थोड़ा सा, हम अलग तरीके से कलेक्ट कर रहे हैं कंटेंट को अपने, करेक्ट। वहां पे अलग तरीके से पढ़ा, यहां पे अलग तरीके से पढ़ा, वहां अलग हेडिंग में पढ़ा, यहां अलग हेडिंग में पढ़ा, बस ये एक डिफरेंस हुआ है। बाकी चीजें कॉन्सेप्ट्स वो के वही रिपीट हुए हैं। गौर से देखा जाए तो अब तक तो ऐसा नया कुछ आया नहीं है, और ऐसा ही आपको आगे भी लगेगा, बस कुछ छोटी मोटी चीजें एड ऑन होती जाएगी। इसलिए कहता हूं 11th की ऑर्गेनिक जितने अच्छे से आप रिवाइज करके रखेंगे, इधर आपको उतनी ज्यादा आसानी होगी। ओके गाइस, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मैं हर बार सेम ही चीज इसलिए रिपीट करता हूं कि आप डेविएट ना हो। रोज अगर मैं बोलूंगा, रोज की बात आपको अगर सुनने को मिलेगी मेरे से, तो शायद आपको लग जाए कि हाँ हमें करना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज है। फाइन, तो एक बार आप स्क्रॉलिंग भी देख लीजिए। सो गाइज, नोट्स आप अच्छे से बना लीजिएगा, अच्छे से तैयारी कीजिए। ध्यान रहे, रेगुलर नोट्स बनाना, पढ़ना बहुत जरूरी है। एंड रिमेंबर वन थिंग, योर डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, योर रियल एजुकेशन इज सीन इन योर बिहेवियर। ओके, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।